Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे आपका जो मैंने आपको ना इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो आपका आरआरबी एलपी स्टेज 2 की प्रिपरेशन हम करने लग रहे हैं। उसमें 8 क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं, जिसमें कि जो थ्योरी होती है आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, वो मैंने आपको मतलब क्रक्स जो होता है पूरा वो करा दिया है पिछले 8 सेशंस में। तो अब हम क्या है कि अभी अंतिम 3 4 5 मतलब जितनी भी मैं आपकी क्लासेस दे पाऊँगा, टारगेट करते हैं 5 क्लासेस का। और इसमें मैं जितनी भी कोशिश होगा वो सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल्स इसमें करा दूंगा, ठीक है। तो आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, बिकॉज साइंस से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल का पार्ट भी अच्छा खासी देखने को मिलता है। और आज हम टारगेट करेंगे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, इसके मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार आए हैं या जैसे आते हैं, उसमें हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप आपने इससे पहले के सेशंस देख रखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिनको साइको टेस्ट सीरीज़ लेनी है, वो साइको टेस्ट सीरीज़ के लिए भी एक बार जो मतलब जाके वीडियोस में देख लेना चैनल की, तो हमने साइको टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी हुई है, वो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक बेसिक। देखो, बेसिक चीज़ें या जो टफ चीज़ें हैं, जैसे भी रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल हैं, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक लल्लू सी चीज़, ये पिछली बार के एलपी के एग्जाम में आया हुआ है स्टेज 2 में, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। आपने देखा है भाई, आपके घर का जो मीटर होता है उसमें हम बोलते हैं यूनिट, कितना यूनिट बिजली का बिल आया। तो जो डोमेस्टिकली हम यूज़ करते हैं एक यूनिट, उसका मतलब क्या होता है? तो भैया, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसमें मजे की बात यह है कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किलोवाट आवर से जूल में चेंज करना है, तो भैया कैसे करोगे? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर को हमने चेंज कर देना है सेकंड में, तो ये कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे ना। और किलोवाट आपके हो जाएंगे, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं आपके? 1000 वाट, ठीक है। और जूल क्या होता है? बेसिकली जूल का मतलब होता है, जूल का मतलब होता है वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 4। हम 3.6 में लेकर के चलते हैं, सॉरी 4 नहीं, 6 है ना। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाते हैं आपके 1 किलोवाट आवर में। या फिर अगर मैं क्वेश्चन ये भी पूछता हूँ कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, भैया एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। अच्छा जी, अगले वाले सवाल पे आते हैं। अब ये कह रहा है कि एक करंट है 2 एम्पियर का। भाई एम्पियर है तो करंट है। एक 24 वाट की कार हेडलाइट बल्ब, अच्छा, एक कार हेडलाइट बल्ब है जिसमें आपका जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट का वोल्टेज है। उसमें 2 एम्पियर का करंट बहता है 5 मिनट के लिए। तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया? अब देखो, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया ना ये आपके लिए। देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी ट्रांसफ़र। देखो आंसर आपको कुछ नहीं आता ना, बस फिजिक्स जाना इतनी प्यारी चीज़ है यार, कि आप इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, तो मैंने ऊपर जो ज्ञान दिया आपको, भाई मैंने क्या बोला, जूल मतलब क्या होता है? वॉट इनटू सेकंड होता है। अब आपने कहा सर वॉट कैसे निकाले? वॉट का मतलब क्या है? पावर है। और सेकंड का मतलब क्या है? टाइम। सो बेसिकली जो आपका एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब भैया पावर का मतलब यहाँ पे पावर कैसे निकालें? भाई जो पावर है उसको आप कैसे निकालेंगे? जब आपको करंट गिवन हो और वोल्टेज गिवन हो, तो पावर इक्वल टू होता है आई वी, है ना, या फिर वी आई। वी आई करके याद करते हैं कुछ लोग, आई वी करके करते हैं, मैंने आई वी करके याद किया हुआ है। अच्छा, इस फॉर्मूले के भी 3 प्रकार होते हैं भाई। पावर अगर हमें करंट और फिर वोल्टेज दिया हो तब तो हो जाता है वी आई। और अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखी हो और हमारे को वोल्टेज दे रखा हो तो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर हमारे को करंट और रेजिस्टेंस दे रखी हो तो होता है आई आई स्क्वायर आर, है ना। जहाँ पर आई है आपका करंट, आर है रेजिस्टेंस और वी है वोल्टेज, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिक से। इनटू में हम कर देंगे टाइम का। तो हमारे पास में करंट कितना है? 2 एम्पियर। वोल्टेज कितना है? 24 वोल्ट का। टाइम हमें किस में लेना होगा? सेकंड में लेना होगा ना, क्योंकि हम ये ऐसा यूनिट होती है जूल। तो सेकंड में अगर लेना है तो 5 मिनट इंटू 60 सेकंड हो गए। बस इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट से, कितना आएगा ये? 48 इंटू में 300 आ जाएगा। 48 थ्री सा कितना होता है? अगर नहीं याद आ रहा तो उसको ऐसे कर लो ना, 12 इंटू 12 यानी कि 144 हो गया। 144,000 जूल जो है आपका राइट आंसर होगा। ये करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेस।
देखो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आपको पता है उसमें एक तो आपका फिलामेंट होता है, ठीक है। जो फिलामेंट है एक बार कमेंट करके बताइएगा वो किससे बना होता है, ठीक है, कौन सी धातु से बना होता है फिलामेंट। और अब इसके अंदर कौन सी केमिकली इनएक्टिव गैस, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए भैया, केमिकली इनएक्टिव गैस भरी जाती है। अब कौन सी गैस भरी जाती है भैया अंदर? तो आर्गन गैस भरी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन, है ना। आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं। अच्छा क्यों करके रखते हैं? सपोज करो यहाँ पे हमने ये केमिकली इनएक्टिव गैस ना डाली, ये जैसे कि सपोज करो आपका बल्ब है, ये बल्ब ये इस तरीके का बल्ब है, ठीक है। अब इसमें ये जो फिलामेंट लगा हुआ है, ये फिलामेंट होता है एक्चुअली टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का होता है फिलामेंट। अब ये जो टंगस्टन है अगर इसमें एयर भरी होगी ना, तो अगर ये एयर भरी है और टंगस्टन आपका रिएक्टिव हो जाता है, यानी कि जब ये जलेगा तो एयर से इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीडाइज्ड। और अगर इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें केमिकली इनएक्टिव गैसेस को भर देते हैं, जिससे कि आपका टंगस्टन मतलब अच्छे जो है अपना काम करता रहे। अच्छा, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है ये? हु वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट? आपको पता है अगर ये कंडक्टर है, इसमें ये करंट बह रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये अपनी एक आसपास की फील्ड में मैग्नेटिज्म उत्पन्न कर देगा। अरे पता है ना ये वाली बात, तो बताओ किसने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था? अब ये देखो इसका लॉ भी है कि भाई करंट की डायरेक्ट वो मैग्नेटिक डायरेक्शन निकालनी हो, फटाफट से बता दो किसने किया था। तो भैया ये किया था ओरस्टेड ने इसको डिस्कवर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इनको भी याद रखिएगा, जैसे ये एक आध साइंटिस्ट के भी आए हैं, मैंने इनको स्पेशली इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं और हो भी चुके हैं पिछली कई बार, है ना। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में भी रखनी है। अच्छा अब ये वाला सवाल देखो क्या कह रहा है कि 5 cells ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो आई होप कि आपने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा कि दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं भैया, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी हम दो रजिस्टर्स को ऐड करेंगे तो ये दो ही तरीके से ऐड कर सकते हैं, या कोई भी सेल को भी अगर ऐड करने का है। हाँ तो एक सेकेंड, हाँ। अब लेट से मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। ये आपका कोई सर्किट है, इसमें मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया। अगर मैंने इस तरीके से लगाया है तो ये सीरीज में है। अगर मैंने ऐसे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, तो ये आपका भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बैटरी डाल दी है, ये होगी मेरी बैटरी। और यहाँ पे भी हो गई बैटरी। वैसे अगर बहुत अच्छा सर्किट डायग्राम बनाना होगा हम उसमें पोटेंशियोमीटर भी डाल देंगे, है ना, वोल्ट मीटर वगैरह भी डाल देंगे, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। खैर यहाँ पे मैंने कहा कि यार ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब लेट से एक ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसका रेजिस्टेंस ये R1 है, ये R2 है, और फिर ये आपका R3 है। वोल्टेज जो है वो V यहाँ से जा रहा है, V यहाँ से जा रहा है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है ना, जब भी हम बात करते हैं सीरीज वाले आपके कॉम्बिनेशन की या सीरीज कनेक्शन की, तो यहाँ पर जो करंट आपका आई जाएगा वो करंट आई यहाँ भी जाएगा, वही करंट आई इस वाले रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, वही करंट आई इसको भी मिलेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है थ्रू आउट द सर्किट हर रेजिस्टेंस के पास में वो सेम होता है। लेकिन जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो जैसे ये वोल्टेज V आया, अब इस R1 जो आपका रजिस्टर लगा हुआ था इसमें उसको V1 वोल्टेज को यूज़ कर लिया, तो बचा हुआ वोल्टेज आगे जाएगा। अब लेट से R2 वाले ने V2 वोल्टेज यूज़ कर लिया और R3 वाले ने V3 वोल्टेज यूज़ कर लिया, तो बाकी का फिर आपका आके यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल पे आके वापस आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका टोटल V वोल्टेज है वो इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये होता है वोल्टेज, और इसमें रेजिस्टेंस का भी सेम कहानी है। रेजिस्टेंस हो जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमें इसकी टोटल रेजिस्टेंस बतानी होगी तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। बट वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, ये जो करंट आई आ रहा है, ये करंट आई इस टर्मिनल इस पॉइंट पर आकर के आपका तीन भागों में चला जाएगा। यहाँ पर I1 चला जाएगा, यहाँ I2 चला जाएगा, यहाँ I3। तो आप देख रहे हो जो करंट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट करंट, और I1 I2 I3 करंट है, इस पॉइंट पे आके ये वापस से I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, और ये आपका I करंट वापस से इधर नेगेटिव टर्मिनल पर आकर के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जो वोल्टेज होता है, इस केस में जो टोटल करंट आई है वो तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा,
ठीक है। इसलिए आप कभी भी देखोगे कि जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज है आपका थ्रू आउट, वही वोल्टेज हमेशा रहता है ना। तो अगर मैं इस केस में बोलूँ V1 V2 V3 सेम है क्या, हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो वोल्टेज आपका थ्रू आउट सेम ही रहेगा। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें, अगर इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब फटाफट से इसका आंसर दे दो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? क्या कह रहा है, आप आउटपुट वोल्टेज बता दीजिए। अब भैया अगर 2 वोल्टेज के आपके 5 सेल लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो, कितने भी वोल्टेज के लगा दो आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर वो रहेगा ना, तो उसमें वोल्टेज हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वोल्टेज ना। कई बच्चे इसको ना 10 वोल्ट करके आ गए होंगे, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगले वाले सवाल में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट यूज्ड। तो बताओ भैया किसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं करते? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो। अच्छा, और पता है सबसे अच्छी चीज़ की इसमें इन्होंने ऑप्शन में ना ये कंप्यूटर भी डाला हुआ है, तो बहुत से लोग कंप्यूटर को टिक करके आए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में तो इलेक्ट्रिक मोटर होती ही है। जो पैनिंग सिस्टम है या फिर आपकी मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के बिना कोई डिवाइस नहीं बनती। बट लेकिन जहाँ जहाँ पे आपका, अब ना आपको कैसे समझाऊं बोले तो, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फैन में मोटर होती है तो सबको पता ही है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में मोटर होती है, कंप्यूटर में होती है, लेकिन अब टोस्टर की जब हम बात करते हैं, तो ये काम करता है आपका जूल्स हीटिंग के प्रिंसिपल पे। जूल्स हीटिंग, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, जो भी टोस्टर है उसमें नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं, ठीक है। नाइक्रोम वायर, और नाइक्रोम वायर क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने हीट जनरेट करी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ से क्या होगा, हीट क्रिएट होती है। तो जब वो हीट क्रिएट होगी तो आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर में जो भी आपने ब्रेड वगैरह डाली है वो ब्राउन हो जाएगी, और वो थोड़ा उसको हीट कर देगा, गर्म कर देगा, है ना। तो ये टोस्ट इलेक्ट्रिक टोस्टर में जूल्स हीटिंग का यूज़ होता है। जैसे आपने जो हीटर आते थे ना, पुराने वाले हीटर आते थे, उसमें कॉइल लगा देते थे एक, है ना ऐसा। तो कॉइल, जो कॉइल वाले हीटर होते हैं ना, वो भी जूल्स हीटिंग के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। और जो आपका पानी वाली रॉड हो गई, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्या सवाल है भैया, इलेक्ट्रिक करंट है, इतने एम्पियर का है, मेटालिक कंडक्टिंग वायर में 16 मिनट के लिए दौड़ रहा है करंट, then the charge that passes through a cross sectional area of the metallic wire। बहुत बढ़िया सवाल है यार, देखो इसको समझते हैं। अब यहाँ पे आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, क्योंकि कूलम में सारे ऑप्शंस वैसे भी दे रखे हैं। क्या निकालना है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। अब देखो, अगर हमें ये निकालना है कि भैया चार्ज कितना है, तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, आपको करंट दिख रहा है, आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा है, आपको गिवन क्या है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, और आपको चार्ज निकालना है। अब एक बात मुझे बताओ जरा, करंट होता क्या है? करंट बेसिकली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। भाई चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो आपका करंट है, यानी कि Q अपॉन टी इक्वल टू होता है I। तो फिर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। जहाँ पे I क्या है, करंट है, T आपका टाइम है, और Q क्या है, चार्ज, ठीक है। अब Q इक्वल टू आई टी है हमारे को, यहाँ पे कितना करंट दे रखा है, कितना एम्पियर का करंट है, 0.40 का। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.40 इंटू टाइम है अपने पास में 16 मिनट का। तो 16 मिनट, और इसको सेकंड में चेंज कर देते हैं 60। Q इक्वल टू में इतने कूलम आपका आ जाएगा, ये 16 इंटू में 24 करना है। एक ज़ीरो तो ये चला गया, तो फिर ये आ गया 4 इंटू 16 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि 64 इंटू 6, और ये निकल के आ जाएगा आपका 4, और फिर दो ऐड हो जाएंगे 38। तो 384 कूलाम जो है आपका यहाँ पर चार्ज निकल के आएगा। 384 हमारे ऑप्शन में है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। अब देखो यार, यहाँ पे एग्जाम में इतना सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी, आपको दिख गया इतना है, यानी कि 16 से बड़ा है, 64 से बड़ा है, तो आपका राइट आंसर 384 सीधा मार्क कर देना था। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंसी भी अपने दिमाग में रखनी है। ये कह रहा है 1 किलोवाट इक्वल टू कितने जूल, अभी ऊपर ही बताया है यार, 3.6 इंटू, ये क्या है, अच्छा ये पावर में है ना। 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 3 है।
3.6 इंटू 10 की पावर 6 इज योर करेक्ट आंसर, है ना? ये क्या है? When a current carrying conductor is kept in a magnetic field, कह रहा है भैया आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल दिया, ठीक है, इसमें फोर्स लगता है, बिल्कुल सही बात है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स किस पर डिपेंड होता है? भैया ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, बोथ हैंड भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी क्या है ये? सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट, है ना? अगला क्वेश्चन है, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड द पावर यूज्ड इज सेट टू बी। अच्छा, जब आपने 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर लिया, 1 सेकेंड में यूज कर लिया, तो पावर कितना होगा? हम्म, अच्छा, माई बैड, इसको नीचे डालू 1 सेकेंड क्योंकि 1 सेकेंड में आ रहा है, तो भैया 1 वाट बोलेंगे, क्या लल्लू पंजू चीज़ है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इज सेट टू बी। अच्छा, V अपॉन आई पूछ रहा है, कितना क्या होता है? ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर टू द, हाँ, V अपॉन आई पूछ रहा है, बताओ भैया V अपॉन आई क्या होता है? V इंटू आई तो हमने देख लिया क्या होता है। अब जरा ये बताएं V अपॉन आई क्या होता है? यानी कि यहाँ पे ओम्स लॉ की बात कर रहा है, सीधा सीधा लल्लू पंजू वाली काम है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि भैया V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई हो जाएगा। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, सब में बहुत बढ़िया बढ़िया डिफरेंस है। आगे मैंने इसके क्वेश्चंस भी डाले हैं, अभी दिखेंगे, है ना? ये क्या है? देखो, टू रजिस्टर हैं ए और बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेट टू हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, फिर ऑन कनेक्टिंग द रजिस्टर्स ए एंड बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, देन द रेजिस्टेंस R1 R2 रिस्पेक्टिवली कुड बी। ठीक है, देखो कह रहा है कि जब हमने अपने दो रजिस्टर इसके पास में, जब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डाला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। यानी कि वो ये कह रहा है 1 अपॉन का R1 प्लस का 1 अपॉन R2 किया तब तो भैया 3 आ रहा था, लेकिन जब इसने R1 प्लस R2 किया तब आ रहा है 12। बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो फिर 12 आ रहा है, पैरेलल में लगा रहे हैं तो 3 आ रहा है, सीधी सी बात है। तो फिर R1 प्लस R2 12 है, ऊपर इसमें आ जाएगा R1 प्लस R2, अपॉन में आ जाएगा R1 R2, इक्वल टू में 3 है आपके पास। R1 प्लस R2 की वैल्यू अपने को पता है कि 12 है, 12 अपॉन R1 R2 इक्वल टू में 3 है, तो ये 4, और R1 इंटू R2 इक्वल टू में आ गया है 4। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं R1 और R2, है ना? कैसे निकालेंगे? यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? देखो यार, छह, यहाँ पे ये 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा ना। अजीब दास्तां है। ये 1/r, जो r इक्विवेलेंट होता है ना वो भी नीचे रहता है, तो 1/3 आएगा, और ये आएगा आपका 1/3, और यहाँ पर होगा 12, तो फिर R1 R2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 36। ठीक है, अब जरा हम ऑप्शंस पर चलते हैं। आप वैसे आगे चल करके तो इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम चलेंगे चुपचाप अपने ऑप्शंस पर। हमने कहा कि यार जब R1 इंटू R2 36 होगा, तो भैया R1 R2 क्या क्या हो सकता है? ये देखते हैं, 8 और 4 हो सकता है क्या इनका मल्टीप्लिकेशन? देखो एक बात समझना, जैसे कि सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, दो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, एक है 6 और दूसरा है आपका 36। इन दोनों का आप अगर रेशियो निकालोगे तो जो भी रेशियो आएगा, सपोज इनका रेशियो 1:6 आएगा, तो इन दोनों रेशियो का जो मल्टीपल होगा 6, वो इन दोनों के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा ना। यानी कि ये जो दोनों के रेशियो दिख रहे हैं वो 36 को डिवाइड करने चाहिए ना, बिकॉज R1 R2 जो दो नंबर है इनका मल्टीपल तो 36 है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला भी दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? अगर दो नंबर का मल्टीपल 36 है तो उनका रेशियो का मल्टीपल भी 36 का कोई ना कोई, मतलब ऐसा डिवीजन वाला, मतलब कोई नंबर होगा जिसमें हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो 36 बन जाए। अरे हाँ या ना? अब 4 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 32 आएगा। 32 में कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है क्या नंबर आपका होल नंबर जिससे कि 36 बने? बिल्कुल नहीं। 10 और 2 20 आता है भैया, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 में कुछ 36 बन सकता है क्या होल नंबर? बिल्कुल नहीं। 9 और 3 27, 27 में कुछ मल्टीप्लाई करो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 6 और 6 36, ये तो सीधा सीधा 36 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हालांकि ये इतने लल्लू लोग हैं, इसको 1:1 इन्हें देना चाहिए था, पता है? इसको अगर 1:1 देते तो बात ही कुछ और होती यार इस क्वेश्चन की। क्या करें लेकिन।
अगले वाले इतने ही क्वेश्चन थे यार, मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि ये स्लाइड में से ना बीच में से क्वेश्चन उड़ा दिए इन्होंने। ये पंगा है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको अलग से ही, है ना। एक मिनट यार, ये हमारा ऐड भी तो है। ये है यार, ये है टेस्ट सीरीज। आप अगर साइको टेस्ट की तैयारी करना चाहें तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये है अभी 544 की चल रही है। आप इसे अभी अगर लेना चाहें तो आपको ये सब मिलेगा। और 50 क्या, हम इसमें 60 फुल लेंथ देंगे वैसे तो टोटल, लेकिन मिनिमम 50 तो आपको अभी ही मिल जाएगा। हम्म। और क्या है। ठीक है, यही सारी कहानी है, बाकी देख लेना। मैंने फुल पूरी, ये हमारे और बच्चे हैं, ये मैंने पूरी वीडियो बना रखी है यार, इसको वो वीडियो से ही देख लो। क्या बीच में हम इधर टाइम खोटी करेंगे। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उन्हें करिएगा। सपोज एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन समझते हो ना, जो आपकी वो आयरन होती है ना, जो प्रेस करते हैं ना ऐसा। तो इलेक्ट्रिक आयरन है। अब सपोज करो इसमें दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है इस इलेक्ट्रिक आयरन की, वो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम, है ना। अब ये जो आयरन है इसको रेजिस्टेंस 20 ओम को, इसको करंट लगता है आई, इसमें लगता है 5 एम्पियर का। तो बताइए आप, हीट फ्लो कितना होगा। हीट फ्लो इन 30 सेकेंड। ठीक है, बताओ, ये क्वेश्चन है। तो कभी भी आपसे अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, हमने देखो एनर्जी और पावर वाले क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा हीट फ्लो भी समझ लो। हीट फ्लो क्या होता है। हीट भी मतलब काइंड ऑफ क्या है, एनर्जी ही है। कई बार बच्चे इसको ना थोड़ा सा इधर उधर कर जाते हैं। तो हीट इज ऑल्सो योर एनर्जी, यानी कि हीट भी जूल में निकलेगा। तो जितने भी आपके एनर्जी के फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ लगने वाले हैं। अब भाई ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ई ई इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी। क्योंकि ये जो है ये पूरे के पूरे पावर के फॉर्मूले हैं। बेसिकली एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर की वैल्यू आप वी आई डाल सकते हो, या फिर आप वी स्क्वायर अपॉन आर डाल सकते हो, या फिर आप आई स्क्वायर आर डाल सकते हो अपनी मतलब आपको जो भी जैसी भी नीड है उस तरीके से। तो हमारे पास में हमें हीट फ्लो निकालना है और हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है और करंट गिवन है। तो बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला लगा दूं मैं, हीट इक्वल टू। यहाँ पर आप लगा दीजिए बिना किसी दिक्कत के आर और आई वाला फॉर्मूला, दैट इज योर आई स्क्वायर आर टी। तो फिर आई स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। रेजिस्टेंस हमारा 20 है, टाइम हमारा 30 सेकेंड्स है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 25 ये हो गया 500, और ये हो गया 15,000। 15,000 है कि 1500 होगा भाई, 500, 1500 है ना। 1500 जूल जो है आपकी हीट इसमें जनरेट हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यार रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला एक क्वेश्चन करते हैं। मैं कहाँ करा दूँ वो, ये रहा, ये है ये स्पेस। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ। सपोज करो एक आपका वायर है, ये वायर है, ठीक है। इस तरीके का वायर है, ये सिलेंड्रिकली होगा, सीधी सी बात है। अब इस वायर की जो लेंथ है वो है 1 मीटर की। और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, इसका जो एरिया है, एरिया आपको गिवन है, मान लो 1 स्क्वायर मीटर, है ना। 1 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर करके ऐसा आपको इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और इसकी जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी समझते हो ना। तो रजिस्टिविटी है आपकी 2 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ये है रजिस्टिविटी। अब जरा मुझे यार एक बात बताओ, अगर हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना हो इस वायर का, रेजिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे। भाई मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, लेंथ ऑफ वायर दे दी, रेजिस्टिविटी दे दी। अब आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिलेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। क्योंकि भैया रेजिस्टिविटी इक्वल टू होती है, रो इक्वल टू होता है आर इंटू ए अपॉन एल। क्योंकि इसका ये जो यूनिट देख रहे हो ना, ओम मीटर, वो कहाँ से आता है, यहीं से आता है। क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और एल का होता है एम। तो बात समझ गए। अगर आपको ये इतनी सी बात पता थी तो आप कोई भी सवाल इसका कर ही सकते हो आराम से। अगर मैंने कहा कि भैया रो इक्वल टू में रेजिस्टेंस है मेरे पास में, नहीं नहीं, रजिस्टिविटी गिवन है ना, रेजिस्टेंस ही निकालना है। 2 × 10⁻⁻⁶ इक्वल टू आर इंटू A1 लेंथ 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ये तो आपका रेजिस्टेंस सीधा आ गया 2 × 10⁻⁻⁶ ओम, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, चुटकू सा। तो याद रखना कि रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, एरिया
लेंथ इस पर डिपेंड करती है किसी भी वायर के। एक और सवाल कराता हूँ यार, एक सवाल और करो यार, आज मज़ा नहीं आया, ये क्वेश्चन इन्होंने उड़ा दिया थे। एक बढ़िया सा सवाल पूछ लूँ, इस सवाल में बहुत से बच्चे फंसते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर, क्या लिख दिया मैंने, कंडक्टिंग लिखना है, कंडक्टिंग वायर इज डबल्ड, ठीक है। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया है, ठीक है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट आफ्टर डबलिंग, आफ्टर डबलिंग इट, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल यार अभी मैं बताऊंगा ही नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा, इसको आप घर से करके आइए, इसको सॉल्व करो, इसका राइट आंसर बताना मुझे, जो राइट आंसर बताएगा उसका कमेंट पिन होगा, नहीं तो मैं कल के सेशन में तो इसको एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है। चलो भाई, आज का सेशन यार थोड़ा मैं छोटा ही रख दे रहा हूँ, बिकॉज अभी क्या है ना, कई सारे क्वेश्चन इसमें से बीच से उड़ गए हैं, ये पता नहीं हमारे एडिटर सर ने क्या किया है, बट कोई बात नहीं, अभी अगले वाले सेशन में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले निपटा देंगे, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो वाले करेंगे, ठीक है, मैकेनिक्स के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो फिलहाल मैं इस सेशन को एंड कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना, लाइक शेयर फलाना ढिमकाना सब करना। चलो बाय बाय।